आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र अररिया में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा 2026 विषय वृहद अधिनियम BNS, BNSS, BSA से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। इसमें प्रथम प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे किस पुराने कानून को परिवर्तित या प्रतिस्थापित किया है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 के जगह पर IPC के जगह पे जो है BNS को लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है? तो लोक सेवक की श्रेणी में आपका न्यायालय का वह वकील जो कि आम जनता से फीस लेकर के मुकदमा की पैरवी करता है, वह नहीं आता है, ऑप्शन घ। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, नया कानून, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है पूरे भारत में किस तिथि से पूर्णतः लागू है? तो पूर्णतः जो है संपूर्ण भारत पे लागू है 1 जुलाई 2024 से। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ग। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा? तो कब होगा? प्रथम जब बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला हो, दूसरा व्यभिचार या अपहरण के आशय से किया गया हमला हो, ऐसा हमला जिससे कि युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति हो। तो इन सभी कारणों में जो है मृत्यु कारित करने तक का भी अधिकार होता है शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन घ। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है? तो इसमें देखिए संपत्ति की रक्षा के लिए जब रात्रि गृह भेदन किया जा रहा हो, दूसरा लूट एवं डकैती किया जा रहा हो, तीसरा चोरी हानि या फिर गृह अतिचार जिसमें कि गंभीर चोट या मृत्यु की संभावना हो, इन सभी कंडीशन में जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए जो है मृत्यु तक कारित किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन घ। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, अपराध करने का सबसे पहला चरण कौन सा है जो सर्वप्रथम मनुष्य के दिमाग में पनपता है? तो क्या है? विचार या फिर इंटेंशन, आशय। तो अपराध करने का आशय, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, अपराध करने का इंटेंशन। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, डकैती में अपराधियों की संख्या कितनी होती है? तो डकैती में अपराधियों की संख्या 5 या फिर 5 से अधिक होती है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ग। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, जंगम संपत्ति या फिर चल संपत्ति से क्या समझते हैं? तो जंगम संपत्ति हो गया वह हर प्रकार की संपत्ति जो कि भूमि से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई ना हो, जिसको कि मूवेबल प्रॉपर्टी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह तक आसानी से ले जाया जा सके। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, किसी विशिष्ट विषय जैसे आबकारी, अफीम, रेलवे, कस्टम आदि पर लागू होने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो विशेष विधि हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो विशेष विधि, स्पेशल लॉ, स्पेशल कानून। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, इच्छा पत्र या बिल शब्द किस प्रकार के दस्तावेज का घोतक है? तो इच्छा पत्र या बिल जो है किसी वसीयती दस्तावेज है, दस्तावेज का है जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। इसमें प्रथम है अपराध, अपराध को 2 के 24 के तहत परिभाषित किया गया। फिर है लोक सेवक, लोक सेवक को आपका 2 के 28 में परिभाषित किया गया। फिर बलवा है 191 के 1 में, स्वदोष परिरोध 127 का 1 में, फिर व्यभिचार 138 का 1 में, देख लेना है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, सरकारी सेवक और लोक सेवक में क्या अंतर है? तो सरकारी सेवक जो है जिनको कि सरकार वेतन एवं पारिश्रमिक देता है, सरकारी सेवक जो है लोक सेवक हो सकते हैं, लेकिन सभी लोक सेवक सरकारी सेवक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी सरकारी सेवक लोक सेवक हो सकते हैं। यही है मुख्य अंतर। और लोक सेवक है, इसमें वे सभी लोग आते हैं जो कि जनता की सेवा से जुड़े हुए होते हैं, इसको 2 के 28 के तहत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है? तो विधि विरुद्ध जमाव को सर्वप्रथम BNS की धारा 189(1) में परिभाषित किया गया, रखा गया है।
जिसमें कि बताया गया है 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा, जिसका कि कॉमन उद्देश्य हो, समान उद्देश्य हो, कॉमन इंटेंशन हो। चलिए नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, डकैती और लूट में अंतर। तो देखते हैं डकैती और लूट। तो डकैती को सर्वप्रथम बीएनएस की धारा 310 के 1 में परिभाषित किया गया है और लूट को बीएनएस की धारा 309 का 1, 2, 3 तीनों में परिभाषित किया गया सम्मिलित रूप से। फिर डकैती में जो है व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 4 हो सकती है, लूट में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या मतलब कम से कम जो है 5 और उससे अधिक जो भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लूट में जो है डकैती नहीं छिपा रहता है, लेकिन डकैती में लूट एकदम रहना ही रहना है। नेक्स्ट 15वां नंबर प्रश्न है, चोरी को परिभाषित करें। तो चोरी को बीएनएस की धारा 303 के 1 में परिभाषित किया गया है। चोरी है कि किसी भी संपत्ति या सामान को बिना मालिक की अनुमति के उसको हटा देना या फिर छिपा लेना चोरी कहलाता है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, स्वदोष अवरोध एवं स्वदोष परिरोध को परिभाषित कर उसका अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं स्वदोष अवरोध। सर्वप्रथम स्वदोष अवरोध को जो है बीएनएस की धारा 126(1) में परिभाषा दिया गया है और स्वदोष परिरोध का 127 के 1 में रखा गया है। स्वदोष परिरोध का ही एक टुकड़ा है, स्वदोष अवरोध जो है स्वदोष परिरोध का ही एक टुकड़ा है और स्वदोष परिरोध जो है कई स्वदोष अवरोधों से मिलकर बना हुआ है। स्वदोष अवरोध, इसमें व्यक्ति को दिशा विशेष में जाने से रोका जाता है। स्वदोष अवरोध में किसी भी एक दिशा विशेष में जाने से रोका जा सकता है और स्वदोष परिरोध में सभी दिशा से जो है जाने नहीं दिया जाता है, चारों बगल से कैद कर दिया जाता है। और स्वदोष अवरोध में आंशिक स्वतंत्रता का हनन होता है, स्वदोष परिरोध में पूर्ण स्वतंत्रता का हनन होता है। स्वदोष अवरोध में जो है दंड का प्रावधान थोड़ा कम है, स्वदोष परिरोध में जो है स्वदोष अवरोध की उपेक्षा दंड का प्रावधान थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, बलात्संग या फिर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करें। तो बीएनएस की धारा 63 के तहत जो है यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने स्तर से। और इसका दंड को जो है 64 के तहत रखा गया है, जिसमें कम से कम 10 साल का सज़ा और अधिकतम आजीवन कारावास का सज़ा निर्धारित है। चलिए नेक्स्ट है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें प्रथम प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, बीएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस कब से लागू हुआ। तो यह संपूर्ण भारत पर 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, पुलिस बिना वारंट के किस प्रकार के अपराध में गिरफ्तार कर सकती है। तो पुलिस बिना वारंट के जो है संज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट 21वां नंबर प्रश्न है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफआईआर जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, गिरफ्तारी के कितने समय के भीतर अभियुक्ति को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो है अभियुक्त को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, 0 एफआईआर कहाँ दर्ज की जाती है। तो 0 एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट 24वां नंबर प्रश्न है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी सामान्यतः कौन होता है। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो है थाना प्रभारी एसएचओ होता है, जो कि कुवनी से निम्न कोटि का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार किसे है। तो इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, लाठीचार्ज का आदेश देने की शक्ति किसके पास है। तो लाठीचार्ज का आदेश देने की शक्ति जो है मजिस्ट्रेट या फिर सक्षम पुलिस अधिकारी के पास है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, सम्मन किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सम्मन जो है न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट 28वां नंबर प्रश्न है, क्या सूर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो नहीं, सूर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति को छोड़कर विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। और महिला का गिरफ्तारी लेकिन विशेष परिस्थिति में भी किया जाएगा, तो महिला पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट 29वां नंबर प्रश्न है, चार्जशीट कहाँ दाखिल की जाती है। तो चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जाती है। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न है, डकैती में अपराधियों की संख्या होती है। तो डकैती में अपराधियों की संख्या होती है 5 या 5 से अधिक। नेक्स्ट 31वां नंबर प्रश्न है, पॉस्को एक्ट
किससे संबंधित है? तो पॉस्को एक्ट जो है बच्चों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है 32वां नंबर प्रश्न, वारंट के बिना किसी के घर की तलाशी कब ली जा सकती है? तो वारंट के बिना किसी के घर की तलाशी जो है विशेष परिस्थितियों में अन्वेषण के दौरान ली जा सकती है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, देखते हैं इसमें सम्मन और वारंट। तो देखते हैं सम्मन। तो सम्मन क्या है? अदालत के द्वारा जारी किया गया बुलावा या फिर औपचारिक अनुरोध है। और वारंट क्या है? वारंट है अदालत के द्वारा जारी किया गया सख्त निर्देश या फिर गिरफ्तारी का आदेश। नेक्स्ट है 34वां नंबर प्रश्न, असंज्ञ अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? तो असंज्ञ अपराध की सूचना मिलने पर जो है पुलिस का मुख्य जिम्मेदारी सर्वप्रथम है कि वह एफआईआर दर्ज करेगा। उसके बाद जो है एफआईआर की एक प्रति जो है सूचना देने वालों को निःशुल्क सौंपा जाएगा। और उसके बाद है कि बिना वारंट का भी जो है संज्ञेय अपराध करने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद जो है उसका जांच शुरू किया जाएगा और फिर पुनः न्यायालय को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। नेक्स्ट 35वां नंबर प्रश्न है, अग्रिम जमानत से क्या तात्पर्य है? यह किस धारा के तहत किन न्यायालयों के द्वारा दी जाती है? तो अग्रिम जमानत का अर्थ हो गया कि जो है गिरफ्तारी से पूर्व ही जमानत। पूर्व जो है कानूनी उपाय या फिर जमानत है जिसमें कि व्यक्ति को गैर जमानती अपराधों में गिरफ्तारी की आशंका होने पर दी जाती है। इसको जो है धारा 482 के तहत रखा गया है। BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत रखा गया है। और इसको जो है सत्र न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत दी जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका 36वां नंबर प्रश्न। 36वां नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 35 के तहत पुलिस की गिरफ्तारी की शक्तियों का वर्णन करें। तो पुलिस के गिरफ्तारियों की शक्ति का वर्णन, तो देखते हैं पुलिस को गिरफ्तारी की शक्ति जो है दिया गया है संज्ञेय अपराध के मामलों में, और संदिग्ध व्यक्ति जिस पे कि शक हो, संदिग्ध व्यक्ति हो, उसको गिरफ्तारी का शक्ति दिया गया है, पुलिस को अधिकार दिया गया है। तीसरा कि जो है पुलिस की उपस्थिति में ही कोई अपराध कर देता है, संज्ञेय अपराध करता है, तो उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है पुलिस को। और नेक्स्ट है कि भगोड़ा या फिर कोई भी उद्घोषित अपराधी है तो उसको जो है 35 के तहत, धारा 35 के तहत गिरफ्तार कर सकता है पुलिस। नेक्स्ट 37वां नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 126 एवं 163 का महत्व। तो देखते हैं 126, हाँ 126 में आपका है कि किसी भी अन्य मामले में जो है शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति ली जाती है, बॉन्ड पे छोड़ा जाता है, तो वो है। और 163 में आपका है ऐसा कानून व्यवस्था जिसके तहत जो है जिला प्रशासन को आपातकालीन या फिर किसी तरह के संवेदनशील परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है 163 में। चलिए नेक्स्ट है आपका विषय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखते हैं इसमें प्रथम वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न 38वां नंबर प्रश्न, अभियुक्त राम सिंह, कोई राम सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि सब इंस्पेक्टर है। राम सिंह पुलिस सब इंस्पेक्टर है के सामने जो है लूट की बात कबूल कर लेता है। क्या यह बात मान्य न्यायालय में तो साबित नहीं किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मान्य न्यायालय में अगर लूट की बात पुलिस के सामने कबूल भी करता है तो वह साबित नहीं किया जा सकेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसा रहता मैटर कि वो कबूल करता और उसकी पुष्टि हो जाती, वो लूट की बात को कबूल करता और उसकी पुष्टि हो जाती, वो सत्य पाया जाता, तो धारा 27 के तहत जो है साबित किया जा सकता। इसमें शर्त है, लेकिन यहाँ पे सीधा पूछा गया कि सब इंस्पेक्टर के सामने लूट की बात कबूल करता है तो मान्य न्यायालय में साबित होगा, तो नहीं, साबित नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, साबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 39वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो विशेषज्ञ की राय को धारा 39 में परिभाषित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट 40वां नंबर प्रश्न है, दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? दस्तावेजी साक्ष्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट है आपका 41वां नंबर प्रश्न, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना गया है। तो डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों साक्ष्य को जो है दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रखा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, दस्तावेजी साक्ष्य माना गया है। नेक्स्ट 42वां नंबर प्रश्न है, घटनास्थल से प्राप्त खून लगे पीड़ित ऑब्लिक अभियुक्त का कपड़ा, खून से सना हुआ कपड़ा जो है अभियुक्त का कपड़ा जो है किस प्रकार के साक्ष्य का उदाहरण है? तो ये भी दस्तावेजी साक्ष्य का ही उदाहरण है। कोई भी अंक, चित्र इस तरह का कोई भी था वो सारा दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है, तो ये भी दस्तावेजी साक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट 43वां नंबर प्रश्न है,
विशेषज्ञ किसे कहा गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत परिभाषित करें। तो विशेषज्ञ क्या है, कोई भी विधि विज्ञान या फिर किसी विशेष कला क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, ज्ञान होता है, इसमें जो ज़रूरी नहीं कि उसके पास डिग्री होना चाहिए, तो वही विशेषज्ञ कहलाता है। किसी विशेष विषय या फिर विधि विज्ञान या फिर कला के क्षेत्र में जो है महारत हासिल कर लेता है, तो वही हो गया विशेषज्ञ। तो यही कर नेक्स्ट है इसी में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत परिभाषित करें। तो इसको जो है BSA की धारा विशेषज्ञ को जो है 39 के तहत रखा गया है। तो नेक्स्ट इसी में था अथवा वाला प्रश्न, पुलिस ऑफिसर के समक्ष अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति क्यों मान्य नहीं होती है। वही प्रश्न आ गया कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की संस्वीकृति, सबसे पहले संस्वीकृति क्या है, तो संस्वीकृति है कोई भी अपना स्वीकार जो कर लेता है, कोई भी अपना जो है बयान दे करके अपने किए गए आरोप को स्वीकार कर लेता है, वही संस्वीकृति। तो मान्य नहीं होगा अगर पुष्टि हो जाती है, जैसे वो स्वीकार करता है कि मैंने ये अपराध किया है, पुलिस ऑफिसर के सामने ये स्वीकार करता है कि मैंने ये अपराध किया है, तो वो उसको जो है माना नहीं है, वो साबित नहीं किया जा सकता है। संस्वीकृति है, वो संस्वीकृति ले रहा है लेकिन वह मान्य न्यायालय में मान्य नहीं है। अगर वही मजिस्ट्रेट के सामने संस्वीकृति की जाती तो वो मान्य होता, लेकिन पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति मान्य नहीं होती है। चलिए, यह वीडियो आपका समाप्त हुआ। अड़िया में पूछा गया, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद आप लोगों को अच्छा लगा। धन्यवाद। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।